दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है इसका मतलब मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपने इसका पार्ट 1 वाला वीडियो पहले ही देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे और नीचे कमेंट सेक्शन पे भी मिल जाएगा। उसे देखने के बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए अंत के 3 एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदे को मर्सी के जले हुए कंकाल दिख जाते हैं और वो तुरंत पुलिस को इसके बारे में बता देता है। हालांकि अभी पुलिस को ये पता नहीं है कि ये कंकाल किसका है, पर एज एन ऑडियंस हम ये जानते हैं कि ये कंकाल मर्सी की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर भास्कर से कहते हैं आप अपने पोते को घर ले जा सकते हैं और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, उसे बहुत जल्द ही होश आ जाएगा। फिर भास्कर अपने पोते को घर ले आते हैं तो हम देखते हैं एस्तर उनके पोते से मिलने आती है और अपने साथ कुछ पैसे लाई होती है। वो भास्कर से कहती है पापा मैंने ये पैसे मर्सी के लिए रखा था, पर फिलहाल आपको इन पैसों की ज्यादा जरूरत है। फिर एस्तर के जाने के बाद भास्कर को बहुत बुरा लगता है कि एस्तर बेचारी हम दोनों पे कितना भरोसा करती है, पर हमने उसे धोखे में रखा है। यही सब कुछ सोचते हुए भास्कर अपने आप को चोट पहुंचाने लग जाता है, पर उनकी पत्नी उन्हें संभाल लेती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं गौतम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ होता है और डीएसपी पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर के ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद भी उन्हें किलर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो उसी दौरान गौतम को उसके दोस्त का कॉल आता है और वो बताता है कि तुमने जो ब्लड सैंपल दिए थे उसका डीएनए उस पेंसिल से मिले हुए डीएनए सैंपल के साथ मैच हो गया है। इसका मतलब तुमने जो ब्लड सैंपल दिया था वो मर्सी का ही है। फिर थोड़ी देर बाद गौतम देखता है कि भास्कर पुलिस स्टेशन की ओर आ रहा होता है। गौतम उसके पास जाता है और उससे पूछता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इस बार भास्कर उसे सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है मैंने गलत बयान दिया है, असल में उस रात फेस्टिवल से आते वक्त मैंने मर्सी को नहीं देखा था, और हाँ सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मर्सी मिसिंग नहीं है, वो मर चुकी है। भास्कर से ये सुनने के बाद गौतम उसे थोड़ा साइड में ले जाता है और कहता है मुझे पूरी बात बताइए। तो भास्कर उसे सब कुछ बता देता है कि असल में उस रात क्या हुआ था। तो पूरी बात सुनने के बाद गौतम भास्कर से कहता है देखिए अगर आप अभी पुलिस के सामने अपना ये वाला बयान रखोगे तो पुलिस आपको ही कातिल बना के सजा दिलवा देगी, क्योंकि अभी उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। अगर ऐसा होता है तो आपने जो क्राइम नहीं किया है आपको उसकी भी सजा मिलेगी, और जो असली खूनी है वो अपना अगला शिकार ढूंढने में लग जाएगा। गौतम उनसे पूछता है क्या आपको किलर के बारे में कुछ पता है। तो भास्कर कहते हैं उसने मुझे एक प्राइवेट नंबर से कॉल किया था, पर शायद वो कॉल किसी एप्लीकेशन से आया था। और एक बात है, जब मैं मर्सी को सीपीआर दे रहा था तब उसके कपड़ों से स्पिरिट की बू आ रही थी। सर वो वही स्पिरिट थी जो सर्जरी के दौरान यूज किया जाता है। फिर गौतम अपने एक आईटी एक्सपर्ट दोस्त की मदद लेता है। फिर वो इन्हें उस प्राइवेट एप्लीकेशन से कॉल करने वाले का नाम और एड्रेस निकाल के दे देता है। दरअसल ये कोई प्रिंसी नाम की लड़की होती है जिसने भास्कर को कॉल किया था। फिर ये दोनों जब उस एड्रेस में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रिंसी 2 साल पहले यहाँ पे पेइंग गेस्ट रहा करती थी और उसके बाद वो पास ही के एक कॉलेज हॉस्टल में रहने चली गई। फिर ये दोनों उस हॉस्टल में जाते हैं और वहां से उन्हें ये पता चलता है कि प्रिंसी वहां पे भी नहीं है। एक दिन अचानक से वो क्लास करने गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। वो तब से लेके आज तक मिसिंग है। तो गौतम कहता है आपके पास उसके पेरेंट्स के नंबर या फिर एड्रेस हैं? तो वार्डन कहती है पेरेंट्स का तो नंबर नहीं है, पर हाँ एक गार्डियन था जो बीच बीच में प्रिंसी से मिलने आता था। फिर वार्डन रजिस्टर से उस गार्डियन का नंबर निकाल के उन्हें दे देती है। तो ये देखते हैं उस गार्डियन का नाम होता है एंटन और वो भास्कर के गाँव से ही होता है। पर हैरानी की बात यह है कि भास्कर एंटन नाम के किसी भी बंदे को नहीं जानता है। तो गौतम कहता है इस नाम से तो ये लगता है कि ये बंदा क्रिश्चियन है। तो भास्कर कहता है हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले पास्टर से मिलने चलते हैं।
हो सकता है पास्टर को उसके बारे में कुछ पता हो। फिर ये दोनों पास्टर से मिलते हैं। इससे पहले कि ये उन्हें कुछ पूछ पाते, उन्हें चर्च के काम से रिलेटेड कुछ पेपर्स में साइन करना पड़ता है। और यहाँ पे गौतम और भास्कर ये नोटिस करते हैं कि ये एंटनी कोई और नहीं, पास्टर खुद ही है, क्योंकि वो उसी नाम से साइन कर रहा होता है। फिर वो उनसे पूछते हैं, क्या आप प्रिंसी नाम के किसी लड़की को जानते हो? तो पास्टर कहते हैं, हाँ, यहाँ पे आने से पहले मैं शहर में पास्टर था और ये प्रिंसी रेगुलरली चर्च आया करती थी। दरअसल उसके माता पिता हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे और उसी बात को लेके वो हमेशा टेंशन में रहती थी, यहाँ तक कि वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। दरअसल उसका पिता एक नंबर का शराबी था, इसीलिए प्रिंसी की पढ़ाई का खर्चा चर्च उठा रहा था और मैं बीच बीच में उसे मिलने जाया करता था। पर अचानक से एक दिन वो कहीं चली गई और आज तक नहीं मिली। पास्टर से ये जवाब सुनने के बाद गौतम और भास्कर यहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी भास्कर की नजर एक कांच की बोतल के ऊपर पड़ता है। दरअसल ये वही स्पिरिट है जो सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और उसे मर्सी के कपड़ों से भी इसी स्पिरिट की बू आ रही थी। फिर भास्कर तुरंत गौतम को इसके बारे में बता देता है, तो गौतम सीधा गुस्से में पास्टर के पास जाता है और उसके गले को दबाते हुए उसे पूछता है, सच बताओ, तुमने उन लड़कियों के साथ क्या किया? तो पास्टर कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उन लड़कियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर भास्कर उसे पूछता है, तो फिर ये स्पिरिट यहाँ पे क्या कर रहा है? तो पास्टर कहता है, दरअसल मैं इसका नशा करता हूँ, मुझे इसकी आदत लग गई है। फिर पास्टर इन्हें बताता है कि मर्सी का ट्यूशन टीचर रघु ही मुझे ये स्पिरिट सप्लाई करता है। और हाँ, मुझे आपको एक बात और बतानी है। उस फेस्टिवल वाली रात को मैंने रघु को चर्च के सामने वाले रास्ते से भागते हुए देखा था। उसे देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से डर के भाग रहा है। पर मैंने इसके बारे में पुलिस को नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं पुलिस को इसके बारे में कुछ भी बताता, रघु पुलिस को बता देता कि मैं नशा करता हूँ। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और गौतम इसके बारे में अपने सीनियर को बता देता है और फिर वो लोग रघु को उसके घर से अरेस्ट कर लेते हैं और उसके मोबाइल फोन से उन्हें मर्सी के कई सारे फोटोज मिलते हैं। इन फोटोज को देख के तो यही लगता है कि रघु ने मर्सी को बिना बताए इन फोटोज को क्लिक किया है। और इसी के साथ ये 5 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं रघु को अरेस्ट करने की बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी गांव वाले पुलिस स्टेशन में पहुंच के रघु के प्रति अपना आक्रोश दिखाते हैं और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। और सभी गायब हुए बच्चियों के माता पिता भी यहाँ पे आए हुए होते हैं। दरअसल वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी अब कहाँ है। तो पुलिस इंस्पेक्टर उन सब से कहते हैं कि देखो, रघु ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अभी आगे की पूछताछ जारी है। जब हमें उन लड़कियों के बारे में कुछ भी पता चलेगा, हम आपको बता देंगे। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं भास्कर अपनी पत्नी और पोते के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाता है। दरअसल ये घर कब से आधा अधूरा बन के पड़ा हुआ था। रिटायरमेंट फंड आने के बाद वो फ्लोरिंग का काम खत्म करके यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पे बार बार एस्तर का सामना करना पड़ रहा था और ना चाहते हुए भी बार बार उसे एस्तर को झूठ कहना पड़ रहा था। तो अगले दिन हम देखते हैं एस्तर भास्कर के पोते से मिलने आती है और इस दौरान वो भास्कर के सामने एक राज का खुलासा करती है कि मर्सी का पिता सोलोमन नहीं, रघु है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, यहाँ तक कि उन दोनों ने भाग के शादी भी कर लिया था। पर कुछ ही दिनों के बाद ही एस्तर के पिता उन्हें ढूंढ लेते हैं। फिर वो रघु को बहुत मारते हैं और एस्तर को अपने साथ लेके चले जाते हैं और फिर जबरदस्ती उसकी शादी सोलोमन से कर देते हैं। शादी के बाद सोलोमन एस्तर को रोज मारता था और इन सब से तंग आके एस्तर करने के बारे में सोचती है। पर तभी उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये जानने के बाद वो अपना मन बदल लेती है। वो मन ही मन ये ठान लेती है कि वो आगे की जिंदगी सिर्फ अपने बच्चे के लिए जिएगी। पर एक दिन सोलोमन की तबीयत खराब हो जाता है
फिर एस्थर जब उसे अस्पताल लेके जाती है और वहाँ पे कुछ टेस्ट करने के बाद उसे ये पता चलता है कि ज्यादा शराब पीने के कारण सोलोमन कभी भी बाप नहीं बन सकता है। और तभी एस्थर ये समझ जाती है इस बच्चे का पिता सोलोमन नहीं रघु है, पर वो सोलोमन को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से एस्थर की मुलाकात रघु से होती है, पर एस्थर उसे ये नहीं बताती है कि मर्सी उसी की बेटी है। पर पता नहीं कैसे रघु को ये पता चल जाता है कि मर्सी उसी की बेटी है। फिर वो एस्थर से कहता है कि चलो हम तीनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, पर एस्थर उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। फिर रघु इसी गांव में बस जाता है और गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, पर एक दिन एस्थर जब रघु को मर्सी की ट्यूशन फीस दे रही होती है, तब रघु उन पैसों को लेने से मना कर देता है और कहता है मैं अपनी खुद की बेटी को पढ़ाने के लिए तुमसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। तो उसके जवाब में एस्थर उसे कहती है तुम अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो, मर्सी के लिए उसके पिता तुम नहीं सोलोमन है। इतना कहने के बाद एस्थर जब रघु के घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि बाहर मर्सी खड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि उसने सब कुछ सुन लिया है और वो अब सच जानती है। और उसी सच के चलते मर्सी को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो अपनी माँ से बात करना बंद कर देती है। एस्थर उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर फिर भी मर्सी अपनी माँ से बात नहीं करती है। तो जिस दिन वो फेस्टिवल हो रहा था उस दिन भी मर्सी अपनी माँ से गुस्सा थी। उस दिन मर्सी को घर पे अकेले छोड़ के एस्थर चर्च जाती है और फिर वो रघु से कहती है मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। पिछले कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझसे बात नहीं कर रही है, तुम प्लीज हम दोनों को अकेला छोड़ दो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। दोस्तों आपको याद होगा एपिसोड 1 के शुरुआत में जब पुलिस ने एस्थर से पूछा था क्या कल रात तुमने मर्सी को चर्च में बुलाया था, तो एस्थर ने जवाब में हाँ कहा था। दरअसल उसने उस टाइम पुलिस को झूठ कहा था। दरअसल वो ये नहीं चाहती थी कि पुलिस वालों को इसके और रघु के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता चले। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और एस्थर से ये सब सुनने के बाद भास्कर भी शॉक हो जाता है। वो ये समझ नहीं पाता है कि अगर रघु मर्सी का बाप है तो फिर उसने पुलिस के सामने जुर्म कबूल क्यों किया। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं गौतम किसी काम से पुलिस स्टेशन आया हुआ होता है और उस दौरान रघु को पुलिस स्टेशन में देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पास जाता है और उसे कहता है तुम इतने नीचे कैसे गिर गए, बेचारी मर्सी के साथ तुमने क्यों किया। की बात सुनते ही रघु भी शॉक हो जाता है और रोने लग जाता है। फिर वो गौतम को अपनी पूरी कहानी बताता है कि मर्सी उसकी बेटी है, भला वो अपनी ही बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम क्यों करेगा। तो गौतम उसे कहता है तो फिर तुमने पुलिस के सामने कौन सा जुर्म कबूल किया है। तो रघु कहता है दरअसल उस रात मर्सी से बात करने के बाद मैं सीधा मर्सी से मिलने उसके घर गया था ताकि मैं उसे समझा सकूं कि किन हालत में मैं और उसकी माँ अलग हुए थे। पर तभी मुझे ऊपर सोलोमन मिल जाता है और वो बिना बात के मेरे साथ हाथापाई करने लग जाता है और वो बार बार मुझसे ये कह रहा होता है कि ये सब तुमने किया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी हाथापाई के दौरान मैं गलती से उसे थोड़ा जोर से धक्का दे देता हूँ जिसके चलते वो नीचे गिर जाता है। और दोस्तों ये वही सीन है जब भास्कर और सोलोमन के सामने मर्सी दम तोड़ देती है। तब सोलोमन रोते हुए भास्कर के घर से बाहर आ जाता है। उस टाइम भास्कर को ये लगा था कि बेटी के मर जाने के गम में सोलोमन ने सुसाइड कर लिया है, पर असल में वो सच नहीं था। फिर रघु जब देखता है कि उसके वजह से सोलोमन नीचे गिर गया है, वो वहाँ से भाग जाता है। दरअसल रघु ने ये वाला जुर्म कबूल किया है, वो ये नहीं चाहता है कि एस्थर की बदनामी हो, इसीलिए वो पुलिस के धमकी के चलते बाकी जुर्म को भी कबूल कर लेता है कि उसी ने उन तीनों बच्चियों को गायब किया है। पर उसे ये पता ही नहीं होता है कि उसकी बेटी के साथ
हुआ था। फिर हम देखते हैं भास्कर और गौतम फिर से मिलते हैं, क्योंकि सिर्फ इन्हीं दोनों को ये पता होता है कि असली खूनी अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है। फिर बहुत सोचने के बाद गौतम को सभी क्राइम में एक पैटर्न नजर आता है। फिर वो पास्टर से मिलके प्रिंसी के माता पिता के बारे में कुछ सवाल करता है, तो पास्टर उसे बताते हैं कि लोगों का कहना यह था कि उसकी माँ के कई सारे अफेयर्स थे और वो उनमें से ही किसी की बेटी है, क्योंकि उसका बाप उसे अपनी बेटी मानता ही नहीं था। फिर गौतम कुछ साल पहले गायब हुए उन लड़कियों के माँ से बात करता है और यहाँ से भी उसे ये पता चलता है कि इन दोनों ने भी अपने पतियों से ये छुपाया था कि उन बच्चियों के पिता कोई और ही है। फिर ये दोनों फिर से मिलते हैं और गौतम अभी तक इस नतीजे पे पहुंचा है कि किलर सिर्फ उन बच्चियों को मार रहा है जिनके बारे में उनकी माओ ने अपने पति से झूठ कह रखा है। पर यहाँ पे सवाल ये आता है कि उसे इन सब के बारे में पता कैसे चल रहा है। तभी मीडिया में एक न्यूज चलता है कि कुछ दिन पहले पुलिस को जो एक छोटी बच्ची की हड्डियां मिली थी वो मर्सी की नहीं है। इस न्यूज को देखने के बाद गौतम के साथ साथ हम सब भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हमने खुद मर्सी को जलते हुए देखा था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। उस रात कार एजेंसी से कार बुक करने के बाद अस्पताल के बाजू वाले सुनसान जगह पे कार पार्क करने से पहले वो एक बंदे से मिलता है जिसके पास कई सारे कंकाल होते हैं। वो उसे कहता है कि उसे एक 10 से 14 साल के बीच के एज वाला कंकाल चाहिए। वो उसे कहता है कि उसे ये कंकाल इसलिए चाहिए ताकि टीचर्स इसके जरिए अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, क्योंकि 10 से 14 एज ग्रुप का कंकाल वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो एक 9 साल के बच्चे का कंकाल वो अपने साथ लेके वहाँ से निकल जाता है। क्योंकि भास्कर भी इतने सालों तक उसी अस्पताल में जॉब करता था, तो उसे कंकाल देते वक्त उस बंदे को डाउट नहीं हुआ। फिर वो उस गाड़ी को अस्पताल के बाजू वाले सुनसान एरिया में पार्क करके घर चला जाता है। और फिर इसके आगे क्या होता है वो तो हम सबको पहले से ही पता है। पर हाँ, मर्सी को जलाते टाइम क्या हुआ था, चलिए उसे देखते हैं। दरअसल मर्सी की बॉडी को जलाने से पहले भास्कर उसके बॉडी के ऊपर कुछ केमिकल लगा देता है, जिसके चलते जब वो वीडियो कॉल में मर्सी को आग लगाता है तब उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का चादर था उस पे तो आग लग जाता है, पर मर्सी की बॉडी नहीं जलती है। तो जैसे ही किलर वीडियो कॉल कट करता है, भास्कर फटाफट मर्सी को उस आग से बाहर निकाल लेता है और फिर वो उसे फिर से डिक्की में डाल के अपनी उस नए वाले दुकान में ले जाता है, जिसे उसने इसलिए खरीदा था ताकि वो वहाँ पे अपना मेडिसिन स्टोर खोल सके। तो उसी रात को ही वो उस मैकेनिक के मदद से एक बड़ा सा फ्रिज खरीदता है। फिर मैकेनिक के जाने के बाद वो मर्सी की बॉडी को उसी फ्रिज में रख देता है। दरअसल भास्कर ये चाहता था कि मर्सी की बॉडी के मदद से पुलिस असली खूनी को पकड़े, इसीलिए वो उस बॉडी को संभाल के रखता है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और किलर को भी ये पता चल जाता है कि वो कंकाल मर्सी की नहीं किसी और की है। तो वो फिर से भास्कर को कॉल करता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अभी आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। और इसी के साथ 6 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं उस किलर के धमकी के बाद इन दोनों को भी ये लगता है कि वो किलर जरूर अभी किसी और बच्ची को अपना शिकार बनाने वाला है और आज रात भी इस गांव में मेला लगने वाला है। इन दोनों को लगता है कि जरूर किलर अपना शिकार करने के लिए फिर से उस मेले में आएगा, इसीलिए भास्कर और गौतम ये ठान लेते हैं कि आज रात वो मेले में जाएंगे और उस किलर को वहाँ पे पकड़ लेंगे। फिर रात को हम देखते हैं ये दोनों मेले में जाते हैं और वहाँ पे घंटों बिताने के बाद भी उन्हें किसी के ऊपर भी ये डाउट नहीं होता है कि वो किलर हो सकता है, कि वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। पर हाँ, 1-2 चेन स्नैचर वहाँ पे पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं, पर उसके अलावा मेले में कुछ भी नहीं होता है। और तभी भास्कर को उस किलर का कॉल आता है। उस किलर के बातों से हमें ये पता चलता है कि उस किलर को ये पहले से ही पता था कि उसे पकड़ने के लिए ये दोनों मेले में उसका इंतजार कर रहे हैं। पर इस बार भी वो किलर इनसे स्मार्ट निकलता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये पता चलता है
कि उसने गौतम की बेटी को किडनैप कर लिया है। वो इनके सामने एक डिमांड रखता है कि मुझे मर्सी की बॉडी चाहिए, तुम मुझे मर्सी की बॉडी दे दो, मैं इस बच्ची को छोड़ दूंगा, वरना मैं इसे भी मार डालूंगा। तो भास्कर मर्सी की बॉडी देने के लिए राजी हो जाता है। तो किलर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड करूंगा, आज रात 2 बजे से पहले तुम वहां अकेले आ जाना। अगर तुमने पुलिस को इसके बारे में कुछ भी बताया तो मैं इस बच्ची को मार डालूंगा। फिर हम देखते हैं गौतम और भास्कर मर्सी की डेड बॉडी को लाने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पे पहुँच के भास्कर देखता है कि उसके शटर के दोनों ताले टूटे हुए होते हैं। फिर जब ये अंदर जाके फ्रिज को ओपन करते हैं तो देखते हैं फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होता है, मर्सी की बॉडी वहाँ पे नहीं होती है। पहले तो इन दोनों को लगता है कि शायद किलर को बॉडी मिल गया है, पर गौतम कहता है अगर उसे बॉडी मिल गया होता तो वो मेरी बेटी को किडनैप करने का रिस्क क्यों लेता, ये किसी और का ही काम है। पर अभी उसके बारे में सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द मेरी बेटी को बचाना है। फिर भास्कर कहता है मैं अकेले जाऊंगा क्योंकि किलर ने मुझे अकेले बुलाया है। तो गौतम भास्कर को अपना टॉर्च देता है और कहता है अगर जरूरत पड़े तुम इसका यूज करना। पर गौतम यहाँ पे थोड़ा चालाकी करता है, वो भास्कर का लाइव लोकेशन अपने साथ शेयर कर लेता है। फिर भास्कर अपने घर आ जाता है और एक केले के पेड़ को काट के उसे एक व्हाइट कपड़े में इस तरीके से लपेट देता है जैसे कि अगर कोई बाहर से देखेगा उसे यही लगेगा कि इसके अंदर किसी की डेड बॉडी है। फिर वो अपने घर से एक चाकू लाता है और उस चाकू के साथ वो प्रैक्टिस करता है कि वो डेड बॉडी को लेके किलर के पास जाएगा और फिर अचानक से उस डेड बॉडी को नीचे फेंक के चाकू निकाल के उस किलर के पेट में घुसेड़ देगा। वो ये प्रैक्टिस कई बार करता है और थोड़ी देर बाद वो उस नकली डेड बॉडी को डिक्की में रख के किलर के द्वारा भेजे हुए लोकेशन की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद भास्कर उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे किलर ने उसे आने के लिए कहा था और प्लान के मुताबिक वो डिक्की खोलता है और उस डेड बॉडी को अपने हाथ में लेके किलर की तरफ आगे बढ़ता है। पर जब वो उस नकली डेड बॉडी को नीचे गिरा के उसे चाकू मारने जाता है तब किलर उसका हाथ पकड़ लेता है और हाँ, यहाँ पे किलर का चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ होता है। फिर इन दोनों के बीच में हाथापाई चालू हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं गौतम भागते हुए पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ाता है कि सर प्लीज मेरी बात सुनिए और मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी की जान खतरे में है। तो यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं और वो फटाफट भास्कर के लाइव लोकेशन के तरफ निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में हाथापाई अभी भी जारी है, पर इस हाथापाई के दौरान भास्कर किलर के चेहरे से नकाब हटाने में कामयाब हो जाता है और हम देखते हैं ये किलर कोई और नहीं सुबह का पिता है। दोस्तों आपको याद होगा ये एक बार पास्टर के साथ भास्कर के घर भी आया था। दरअसल वो एक साइको है, उसका खुद का एक क्लिनिक भी है और उस क्लिनिक में कई बार महिलाएं और छोटी बच्चियां भी जाती हैं और वो छोटी बच्चियों को वहाँ पे मोलेस्ट करता है और साथ ही साथ उसे दूसरों के घर में क्या चल रहा है वो जानने में उसे काफी इंटरेस्ट रहता है। इसीलिए वो जिन पति पत्नियों के बीच में ज्यादातर टाइम झगड़ा चलता रहता है उन लोगों को वो सिलेक्ट करता है और उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट करता है और कई बार स्कूल में फ्री हेल्थ चेकअप भी किया जाता है और ये हर बार उस हेल्थ चेकअप में पार्टिसिपेट करता है और उस दौरान उसे बच्चियों का ब्लड सैंपल कलेक्ट करने का मौका मिल जाता है और फिर बाद में वो डीएनए सैंपल के थ्रू ये पता कर लेता है कि वो बच्चा उन दोनों का है भी या नहीं। और जब उसे पता चल जाता है कि वो बच्चा उनका नहीं है फिर वो उस बच्चे को किडनैप करके उसके साथ करके उसे मार डालता है और मारने के बाद उसे जला देता है। पर एक दिन ऐसे ही टेस्ट करते हुए उसे ये पता चलता है कि उसकी खुद की बेटी उसकी बेटी नहीं है और वो अपनी ही बेटी को मारने का प्लान बनाता है और फिर वो उसके साथ करके उसे मार डालता है और उसे जला देता है। और हाल ही में उसे टेस्ट करने के बाद ये पता चला है कि मर्सी सोलोमन की बेटी नहीं है, इसीलिए वो लगातार उनके घर के ऊपर नजर रखा हुआ था। और उस दिन जब मर्सी चर्च के लिए निकल जाती है और उसके बाद ही सोलोमन भी दारू के नशे में चूर वहाँ से निकल जाता है तभी वो उस मौके का फायदा उठा के ऊपर जाता है और मर्सी के घर में ही उसके साथ
करता है। फिर वो उसे वहाँ से ले जाके उसे मार के जलाने वाला होता है, पर वो मर्सी को वहाँ से नहीं ले जा पाता है क्योंकि तब तक भास्कर मेले से वापस आ गया होता है और वो उसके कुत्ते को अपने कमरे के सामने बांध दिया होता है। दरअसल वो कुत्ता जहाँ पे बंधा हुआ होता है उसी के बाजू से ही सीढ़ियाँ नीचे जा रही होती है, इसीलिए वो उस कुत्ते से डर के मर्सी को वहीं पे छोड़ के खुद वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे देख के वो कुत्ता भी भौंक रहा होता है। तो चलो हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और अब तक लाइव लोकेशन को फॉलो करते हुए पुलिस वाले भी यहाँ तक पहुँच गए होते हैं, पर वो अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं है, वो उस लोकेशन के आसपास ही हैं। तभी भास्कर कुछ देर के लिए उस किलर के चंगुल से अपने आप को छुड़ा लेता है। फिर वो गाड़ी से उस टॉर्च को निकाल के उसे ऊपर की तरफ मारता है और गौतम उस टॉर्च की रोशनी को देख लेते हैं। फिर तुरंत पुलिस वाले उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं और इधर फिर से इन दोनों के बीच में हाथापाई चालू हो जाता है, पर इस बार वो किलर भास्कर के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही हावी हो जाता है। दरअसल वहाँ पे एक छोटा सा तालाब जैसा कुछ होता है, वो भास्कर के सर को वहाँ पे डुबाने लगता है ताकि भास्कर सांस ना ले पाने के कारण मर जाए। और ये सब होते हुए भास्कर का कुत्ता वहीं बाजू में खड़े हुए देख रहा होता है। दरअसल भास्कर के साथ वो कुत्ता भी यहाँ पे आया है और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि भास्कर ने उस कुत्ते को एक नाले में से उठाया था। अगर उस दिन भास्कर उस कुत्ते को उस नाले से नहीं बचाते तो वो ठंड से मर जाता। दरअसल यहाँ पे डायरेक्टर एक इमोशनल बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भास्कर को इस तरीके से छटपटाते हुए देख उस कुत्ते को गुस्सा आ जाता है और वो किलर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते किलर को भास्कर को छोड़ना पड़ता है और भास्कर की जान बच जाती है। पर इससे पहले कि वो कुत्ता उस किलर का कुछ कर पाता, वो किलर उस कुत्ते को पकड़ के एक पेड़ के तरफ जोर से फेंकता है और वो कुत्ता वहाँ पे जाके जोर से टकराता है, जिसके चलते वो जख्मी होके नीचे गिर जाता है। ये देख के भास्कर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उसी कुत्ते के बेल्ट से किलर का गला दबाने लगता है, जिसके चलते किलर और ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। और तभी यहाँ पे गौतम और बाकी पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और उस किलर को पकड़ लेते हैं, पर इन सब में भास्कर को बचाते हुए वो कुत्ता मारा जाता है। फिर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में किलर का अच्छा खासा धुलाई होता है और डीएसपी सर जब उसे पूछते हैं कि बता मर्सी कहाँ है, तो भास्कर भी वहीं पे होता है और वो कहता है कि सर मैं बताऊंगा। और फिर वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि उस रात आखिर क्या हुआ था। और फिर पुलिस वाले उसके घर से और दुकान से उन दोनों फ्रिज को लेके उसे फॉरेंसिक टीम के वहाँ भेज देते हैं। पर जब एस्थर को इस सच्चाई के बारे में पता चलता है, उसे भास्कर के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो भास्कर को एक जोर से थप्पड़ मारता है और ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि भास्कर नीचे गिर जाता है। पर कहीं ना कहीं भास्कर भी अंदर से खुश था कि चलो सबके सामने सच आ ही गया। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि सबूतों की कमी के वजह से भास्कर को रिहा कर दिया जाता है। दरअसल दोस्तों, जब तक वो बॉडी नहीं मिल जाता है, भास्कर ने जो भी बयान दिया है उसे 100% सही नहीं माना जा सकता है। और क्योंकि पुलिस वालों को अब तक मर्सी की बॉडी नहीं मिली है, इसलिए भास्कर का कोई भी जुर्म साबित नहीं हो पाता है। फिर हम देखते हैं भास्कर के पोते को होश आ गया होता है और एस्थर रोज भास्कर के पोते से मिलने आती है, पर वो आज तक भास्कर के नाना नानी से बात नहीं करती है क्योंकि उन्होंने उसकी बच्ची के साथ जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक ही नहीं है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मर्सी की बॉडी को गायब करने वाला कोई और नहीं, भास्कर की पत्नी ही है, क्योंकि वो ये जान गई थी कि आज नहीं तो कल भास्कर पुलिस को सब कुछ बता देगा और अगर ऐसा होगा तो पुलिस वाले भास्कर को अरेस्ट कर लेंगे। पर वो ये नहीं चाहती है कि उसके पति को पुलिस वाले अरेस्ट कर लें, इसीलिए वो दिमाग लगाती है और उस डेड बॉडी को वहाँ से निकाल के खुद के घर ले आती है और फिर अपने ही गार्डन में वो उसे दफना देती है और उसके ऊपर वो कुछ फूल पौधे लगा देती है ताकि कभी किसी को ये पता ही ना चले कि वो डेड बॉडी यहाँ पे है। पर उसे ये सब करते हुए उसके पोते ने देख लिया होता है
क्योंकि तभी वो कोमा से बाहर आ रहा होता है। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।